भाषा और व्याकरण के अंतर्गत आज हम छोटे की मात्रा और बड़े की मात्रा यानी लघु मात्रा और गुरु मात्रा के प्रयोग के बारे में जानेंगे। इन मात्राओं का प्रयोग करते समय हमसे कई बार गलतियां हो जाती हैं कि हमें कहाँ पर छोटी मात्रा का प्रयोग करना है और कहाँ पर बड़ी मात्रा का प्रयोग। इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं। दो वाक्यों को या दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए जहाँ संयोजक का प्रयोग किया जाता है वहाँ हमेशा छोटे की मात्रा लगाई जाती है। जैसे गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। गांधी जी ने कहा, क्या कहा? सदा सत्य बोलो। इन मुख्य वाक्य और उपवाक्य को जोड़ने के लिए छोटे की मात्रा का प्रयोग किया गया है। जैसे दूसरा वाक्य है, मैं कह रहा था कि आपको हमेशा पढ़ना चाहिए। मैं कह रहा था और क्या कह रहा था, इन दोनों बातों को हमने संयोजित किया है। तो इन दोनों बातों को जोड़ने के लिए भी छोटी की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। तो पहली बात यह है कि दो उपवाक्य या वाक्यों को जोड़ने के लिए हमेशा छोटे की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। दूसरी ध्यान देने की बात है कि जहाँ पर विकल्प की बात होती है, वाक्य में जहाँ विकल्प दर्शाया जाता है वहाँ भी छोटे की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप चाय लेंगे कि कॉफ़ी। यहाँ पर दो चीज़ें आपके सामने हैं। आपसे कहा जा रहा है कि आप चाय पिएंगे या कॉफ़ी। तो चाय पिएंगे कि कॉफ़ी। तो दो बातों में, दो या दो से अधिक में जहाँ विकल्प के चुनाव की बात आती है, ऐसे स्थिति में भी हमें छोटे की मात्रा का ही प्रयोग करना है। अंग्रेजी सेंटेंस में इस प्रकार के वाक्यों के लिए दैट कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो अंग्रेजी में जहाँ दैट कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है उसको हिंदी में छोटे की मात्रा के साथ में लिखा जाता है। तीसरी ध्यान देने की बात यह है कि प्रश्न लिखते समय क्यों के साथ हमेशा छोटे की मात्रा का ही प्रयोग होता है। जैसे क्योंकि शब्द हर प्रश्न में आता है, या प्रश्न में लिखते हैं कि भक्तिन समसमण के आधार पर सिद्ध कीजिए कि भक्तिन एक ईमानदार महिला थी। तो यहाँ पर जहाँ पर प्रश्न में भी सिद्ध करने की जहाँ बात आती है और की का प्रयोग किया जाता है, वहाँ भी छोटी की का ही प्रयोग किया जाता है। अब बड़े की मात्रा के बारे में हम बात करते हैं। तो संज्ञा व सर्वनाम का संबंध बताने के लिए हमेशा बड़े की मात्रा का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे सीता राम की पत्नी थी, यहाँ संबंध बताया गया है। नई दिल्ली भारत की राजधानी है, यहाँ भारत और नई दिल्ली का संबंध बताया गया है। ध्यान देने की बात यह है कि जहाँ संबंध की बात होती है और की मात्रा के बाद में हमेशा स्त्रीलिंग शब्द ही होता है। इन वाक्यों में राम और सीता तथा भारत और नई दिल्ली का संबंध बताने के लिए बड़े की मात्रा का प्रयोग किया गया है। और ये भी बता दिया गया कि मात्रा के बाद हमेशा स्त्रीलिंग शब्द ही होता है। अंग्रेजी वाक्यों में जहाँ स्त्रीलिंग शब्द के लिए ऑफ कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है, वहाँ हिंदी में की बड़ी मात्रा का प्रयोग किया जाता है। तो छोटे की और बड़े की मात्रा के प्रयोग में हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से हमारी जो गलतियां हैं उनमें सुधार होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात आज की यह है कि अनुनासिक, अनुस्वार, विसर्ग और चंद्र, इनका हम प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझें कि अनुनासिक व्यंजन या और अनुस्वार कौन से होते हैं, क्या होते हैं। तो सबसे पहले अनुस्वार की बात करते हैं। जिस किसी वर्ण का उच्चारण करते समय
हवा केवल नाक से निकलती है और उच्चारण अधिक जोर से होता है तो उसके ऊपर यानी सिरोरेखा पर बिंदु का प्रयोग किया जाता है। इसे अनुस्वार कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए संसार, चंचल, मंत्र, संवाद, संगम आदि। इन शब्दों पर जो बिंदु का प्रयोग किया गया है ये अनुस्वार हैं। और ये बिंदु जो लगाई जाती है इनके 5 वर्ण बनते हैं आधे। जैसे वर्णमाला के शुरुआत की 5 पंक्तियां जो होती हैं और उनका अंतिम वर्ण होता है उनका आधा ये बनता है। अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह दोनों के सहयोग से किया जाता है। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली हवा नाक और मुंह दोनों से बाहर निकलती है, ऐसी स्थिति में उस वर्ण के ऊपर हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं या चंद्र बिंदु लगाते हैं। जैसे चांदनी, आँख, दांत, गांधी आदि। इन शब्दों के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली हवा नाक और मुंह दोनों से बराबर मात्रा में बाहर निकलती है। तो यहाँ पर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है और चंद्र बिंदु को ही अनुनासिक कहते हैं, इनके प्रयोग को कहते हैं। इससे अगली बात है विसर्ग। ध्वनि का उच्चारण है की तरह से होता है। है के नीचे हलंत लगाया जाता है। इसका चिन्ह डॉट की तरह से होता है। हिंदी में प्रचलित केवल संस्कृत के शब्दों के साथ में ही विसर्ग का प्रयोग होता है। वे शब्द जो संस्कृत में लिखे जाते हैं और ज्यों के त्यों विसर्ग सहित हिंदी में प्रयोग आ रहे हैं वहाँ विसर्ग लगाया जाता है। जैसे अतः, प्रातः, दुख आदि अन्य शब्द भी हो सकते हैं। इससे अगली बात यह है कि कई शब्दों को हम पढ़ते हैं और पढ़ते हुए उन पर ना बिंदु होती है ना चंद्र बिंदु होती है, केवल चंद्र होता है यानी आधा चांद होता है। आधा चांद अंग्रेजी भाषा का एक वर्ण है ओ 0 की तरह से होता है और उनको हम 2 हिस्से कर लेते हैं। तो एक हिस्सा ऊपर एक हिस्सा नीचे और दोनों हिस्से आधे आधे चांद की तरह से हो जाते हैं। तो हिंदी भाषा में वो गुण है जो अन्य भाषाओं के शब्दों को भी अपने अंदर समा लेती है, अपने अंदर मिला लेती है। अंग्रेजी भाषा या अन्य भाषाओं के शब्द जो हिंदी भाषा में मिल गए हैं और हम हिंदी भाषा की तरह से ही आम बोलचाल में उनका प्रयोग करते हैं। जैसे कॉफ़ी, डॉक्टर, .com, कॉलेज, इस प्रकार के शब्द हैं तो दूसरी भाषाओं के, उन पर ओ की तरह से उच्चारण होने के कारण से आधा ओ का हिस्सा यानी चंद्र इनके ऊपर लगाया जाता है। याद रहे कि हिंदी के किसी भी शब्द के ऊपर चंद्र नहीं लगता है। चंद्र उन्हीं शब्दों के ऊपर लगाया जाता है जो शब्द ग्राही हैं, यानी जो हमने ग्रहण कर लिए हैं, दूसरी भाषाओं के हैं। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको 1-2 बार आप सुनेंगे और जब कहीं भी हम हिंदी पढ़ते हैं और इन शब्दों का प्रयोग होता है तो ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से ये हम इनको सीख सकेंगे और एक सुधार होगा। धन्यवाद।